नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तीसरे चरण तक पहुंच चुका है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, नेताओं की जुबानी जंग बहुत तेज होती जा रही है। एक जनसभा में सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के विकास के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी, लेकिन अब वो विकास को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे, दावे कर रहे। वहीं अखिलेश यादव कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सियासी समीकरण को साधने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस जनता का उत्साह बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे। जहां अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कई बड़े दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि दोबारा सत्ता में काबिज होकर इतिहास को बदला जाए। वहीं अखिलेश भी फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि 10 मार्च को सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज हो पाएगा, कैसे जनता उसे अपना प्यार देगी। तीसरे चरण में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की साख भी दांव पर लगी है और यह फेज बहुत अहम हो जाता है बीजेपी के लिए भी और खासतौर से समाजवादी पार्टी, क्योंकि यह यादव लैंड भी माना जाता है। सिंहासन के इस लड़ाई में जो बाकी अन्य दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी, सवाल इस पर भी है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बीएसपी एक अलग तरीके से यहां पर चुनाव लड़ रही और वो गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। तो जुबानी जंग बहुत तेज है इस वक्त। समाजवादी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। अखिलेश क्या कह रहे हैं, सुनिए। चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्रिकेट खेल लेंगे क्या? न बैट पकड़ पाएंगे, न बॉल फेंक पाएंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ाने वाला। न बैट से क्रिकेट खेल सकते हैं, न बॉलिंग कर सकते हैं, न कैच पकड़ सकते हैं, न विकेट कीपिंग कर सकते हैं। केवल एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं। और न जानवरों को पकड़ पाए और उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ, लैपटॉप तो दूर चलाना, बताओ ये सांड को भी निकल पकड़ पा रहे हैं। बहरहाल तो अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव तंज कसते हुए, लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी कि जिस फ्रेम में अखिलेश यादव यहां पर संबोधित कर रहे थे, ठीक पीछे योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी लगा हुआ था। भाजपा कैंडिडेट जो वहां पर है उनकी तरफ से पोस्टर वहां पर जो लगा हुआ था वो फ्रेम सीधा दिखाई दे रहा था। यानी जो लड़ाई है उसमें आप देखिए कि लड़ाई किस तरीके की है। मौजूदा दौर में सियासत बहुत तेज, लेकिन अब सवाल यहां पर यह कि अगर अखिलेश ये दावा कर रहे हैं कि चौथा फेज आते आते समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी और जब आखिरी फेज होगा और जब आखिरी वो तारीख होगी जिस दिन ये ईवीएम की मशीन खुलेगी, उस वक्त तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन पैरेलल दावा बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के लिए इन 59 सीटों में से 49 सीटें जो कि 2017 में उनके पास आई थी, उनको मेंटेन करना होगा। इसी वजह से 15-15 विधायकों के यहां पर टिकट काटे गए। अब मौजूदा दौर में उस बदलाव का कितना परिणाम निकल पाएगा, यह बीजेपी के लिए भी चुनौती है। उसके साथ ही समाजवादी पार्टी, जिसके पास इस पूरे यादव बेल्ट में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था 17 के चुनाव में, उसकी भरपाई करने का मौका होगा। यहां पर जो जातीय समीकरण है वो आप समझिए कि मौर्य, मुसलमान और उसके साथ साथ यादव, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी बना रही। लेकिन बीजेपी ने सवर्णों, ओबीसी और एससी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया है।
पिछली बार जो रणनीति थी बीजेपी की, अगर उसी रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं तो शायद परिणाम उनके पास आ सकते हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आलोक वर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है वर्मा साहब आपका। अशोक यादव है, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, वो स्वागत है अशोक जी आपका। दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विश्लेषक, वो स्वागत है दिलीप भाई आपका। और डॉक्टर चारू मेहरोत्रा है, नेता कांग्रेस की, वो स्वागत है डॉक्टर चारू आपका। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं क्योंकि पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के पास समझाएंगे तो वो दावा शुरू कर देंगे। ये जो फेज है, यहां का जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंटैक्ट है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन 17 में उसे पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया था बीजेपी ने। इस बार क्या लग रहा कि कौन सी रणनीति बीजेपी की कारगर होगी? उन्होंने बहुत सारे विधायकों के टिकट बदले हैं, समाजवादी पार्टी ने भी बदले, लेकिन इस बार दोनों की रणनीति में कौन भारी पड़ सकता है? शुभेंदु जी, एक ही रणनीति रह गई है। अतुल नाम है मेरा। अतुल जी, एक ही रणनीति रह गई है राजनीतिक पार्टियों के पास आज की डेट में, वो है जातीय समीकरण जी। अभी आपने कहा कि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, पिछली बार नुकसान हुआ था, इस बार वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो पहले चरण का चुनाव था वो पश्चिमी था, उसको जाटव लैंड करके बुलाया गया कि वहां पर जाटों यादवों की, और पिछली बार जो मुस्लिम और कैराना वाली घटना हुई थी उसको लेकर कहा गया। तो आज जो समीकरण राजनीतिक पार्टियों के पास बचा है वो सिर्फ एक बचा है कि वो जातिगत चीजों को कितने अच्छे तरीके से साध पाते हैं। अभी आपने बाइट सुनाई थी, मैं अखिलेश यादव जी की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री हैं बाबा जी, क्या वो क्रिकेट खेल पाएंगे, क्या वो बॉल फेंक पाएंगे? ये बातें एक राजनीतिक, वो भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी राजनीतिक पार्टी का और मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस देश के, उनके मुंह से शोभा नहीं देती। ये चीजें इस देश के संवैधानिक दायरे से बहुत बाहर है और ये साफ पता चलता है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत खुन्नस जो आपके अंदर रखी हुई है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये व्यक्तिगत खुन्नस आप सरकारी ताकत के भरोसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गिरता हुआ स्तर है ना अतुल जी राजनीति का, ये सामाजिक मूल्यों का बड़ा हनन कर रहा है। और काम पर अगर भरोसा है किसी भी राजनीतिक पार्टी को तो वो सिर्फ काम की बात करे। वो ये क्यों बताती है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ये गलत किया। स्पेशली मैं सत्ता के लिए कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया है और समाजवादी पार्टी 5 साल से सत्ता से बाहर है। तो समाजवादी पार्टी एक बार को ये कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पार्टी ने क्या नहीं किया था, क्योंकि अब आप 5 साल काम कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये गिनाना चाहिए कि इन 5 सालों में आपने क्या क्या कर डाला और वो जनता के लिए किस तरीके से लाभान्वित है, या अब अगर दोबारा सत्ता में आप आएंगे तो आप अपनी कार्यविधि को किस तरीके से जनहित में और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया था तो पुरानी बात हो गई। इसका मतलब अगर आप आज भी समाजवादी की गलतियों को लेकर के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने राजनीतिक रैलियों में, तो इसका मतलब आपको भी अपने काम पे भरोसा नहीं है और आप भी जनता को सिर्फ बात से लुभाना चाहते हैं कि देखो समाजवादी की सरकार बहुत बुरी थी, वो नहीं आनी चाहिए। हम अच्छे हैं या नहीं इससे मतलब नहीं है, बट वो बहुत बुरे हैं। ये जो प्रणाली चल पड़ी है दूसरों को बुरा साबित करने की और अपनी अच्छाइयों के बारे में बात ना करने की, अपने काम के बारे में बात ना करने की, ये बड़ी गलत परिपाटी। और ये जो वैमनस्यता आ रही है ना, जो मानसिक वैमनस्यता हो गई है लोगों में, ये समाज के लिए बड़ा खराब। बिल्कुल सही कहा दिलीप जी, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि समाजवादी पार्टी ने पिछली बार देखिए नारा दिया था कि काम बोलता है, तो इतना बड़ा काम बोल गया उनका कि वो गिना ही नहीं पा रहे हैं अब कि हमने उस वक्त में जो किया था। लेकिन आज के दौर में बीजेपी भी उनकी पार्टी और उनके पार्टी के चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिल्ली में हमने देखा था, शीला दीक्षित, जिसमें कोई शक नहीं है कहने में, वो दिवंगत हो चुकी हैं, लेकिन उनके दौर में काम हुआ। लेकिन केजरीवाल जब आए तो फ्री का काम चल गया। तो ये सारी चीजें जनता को भी सोचना होगा। नेता भी जनता के मिजाज के हिसाब से कहां ताली बजती है, कहां चेहरे खिल उठते हैं, अपनी बात रखने लगे हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र में किस तरीके का बदलाव है उनको भी समझना होगा और जनता को सबसे ज्यादा समझना होगा। बताइए आलोक वर्मा साहब, 59 में से 49 लगता है कि मेंटेन कर पाएंगे कम से कम ये फिगर? नहीं, यशवर्धन जी की बात का जवाब मैं सबसे पहले देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि विकास की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहली सरकार योगी जी की रही है जो 5 साल 19 मार्च 2017 को योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और उसके बाद तकरीबन हर साल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आए और जो संकल्प पत्र हमने 2016 में पेश किया था, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम किस तरीके से बदलेंगे, उसमें कितना काम हुआ
पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, चौथा साल हो, और 5वें साल में अभी कुछ दिन पहले ही अपनी बाकायदा रिपोर्ट कार्ड योगी जी ने रखी कि जो वादे हमने किए थे, जो संकल्प हमने जाहिर किए थे, उसे हमने पूरे किए कि नहीं पूरे किए। ठीक ये है। तो खुले मंच की बात है। मुझे लगता है कि इससे पहले की जो सरकारें आई, कभी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखा। तो विकास की बात तो हमारी सबसे पहली है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी बात को लेकर के हम उत्तर प्रदेश या किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं, इसी सूत्र को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह भी कर्तव्य हमारा है कि हम आईना दिखाएं, उत्तर प्रदेश को भूलने ना दे। जिस तरीके की तस्वीर पहले थी, पिछले 19 मार्च 2017 के पहले 5 साल जो अखिलेश जी ने और उससे पहले की भी जो सरकारें चली, वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चली, किस तरीके से जो माफिया है उनका राज रहता था। अभी एक कोर्ट का डिसीजन भी आया है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में विस्फोट हुआ था। 70 मिनट के भीतर 21 बम विस्फोट वहां हुए थे। 56 लोग मारे गए थे, 200 लोग जख्मी हुए थे। और एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट का आया है। 38 लोगों को फांसी मिली है। 38 लोगों को पहली बार हिंदुस्तान में किसी मामले में फांसी मिली है। और सबसे बड़ी बात, उसमें एक मोहम्मद सैफ नाम का आजमगढ़ का भी युवक था, वो भी आतंकवादी था, उसको भी सजा मिली है। और उसने कोर्ट में कहा कि उसके पिता समाजवादी पार्टी के नेता थे, उसको बख्शा जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेता किसी आतंकवादी को सहारा देते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता है, इससे कहीं ना कहीं संदेश तो जाता है। मुख्तार अंसारी का नाम कौन नहीं जानता था उस आजमगढ़ क्षेत्र से, और किस तरीके से उनकी सत्ता, उनका हुक्म चलता था। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 सालों में अगर कोई आतंकवादी घटना नहीं घटती है, कोई दंगा नहीं होता है, और माफियाओं को अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, तो ये योगी जी की उपलब्धि है। और अगर माफिया उत्तर प्रदेश में आज नहीं है, कम है, अब मैं नहीं कहता कि जीरो अपराध हो गया, लेकिन निश्चित रूप से पहले जिस तरीके की सरकारें चलती थी, अब उस तरीके की सरकारें नहीं है। अगर आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर हैं, अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर हैं, अगर उद्योग धंधों को हमने बढ़ावा दिया है, किसानों की बेहतरी के लिए हमने काम किया है, रोजगार के लिए हमने काम किया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, अब जनता किसके साथ खड़ी है, ये तो जनता ही आईना दिखाएगी ना आलोक जी। लेकिन अशोक यादव साहब, आलोक भाई कह रहे हैं कि आईना दिखाना भी जरूरी है। हमने काम किया है, रिपोर्ट कार्ड के साथ उसका जिक्र हम करते हैं। लेकिन जो बाकी दल थे या इसके पहले जो सत्ता में थे, जो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बहुत अच्छा काम कर देंगे, उनको ये आईना भी दिखा रहा है। अशोक यादव जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है। दरअसल कितनी सफाई से हमारे आलोक वर्मा जी ने अपनी पूरी 5 साल की असफलताएं, अपने जितने भी इनके पार्टी ने दुष्कर्म किए, किसानों को मारा, किसानों को कुचला, इन्हीं लोगों को भिखारी बना के लाइन में 2-2 का गल किया। ये कितने भाजपा बहुत सफाई से बात कर। और अच्छा, मैं आपसे एक बात, आपने शुरुआत की थी यादव लैंड से। देखिए, फिर पहले जाट लैंड था। मैं कह रहा था पहले समस्या किसानों की थी, आज भी समस्या किसानों की है। 70% हमारे देश में मजदूर किसान है अतुल जी। तो सबसे पहली समस्या तो उनकी है। 70% किसान मजदूर बहुत परेशान है, हमारे कारीगर परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान है। और अगर परेशान ना हो, और आपने जो यादव लैंड वाली बात की, इस बात देखिए, हमारी बात में हमने अभी एक शेर कहा है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, आसमां हमारा है, इस बार हिंदू मुसलमान हमारा है। हर आदमी को शिक्षा चाहिए, हर आदमी को इलाज चाहिए। इनके पूरे एजेंडे में कहीं इलाज है तो 1000 लोग योगी के ही गोरखपुर में मर गए बिना ऑक्सीजन के। यानी जो असफलता इनको लगी है। और देखिए, जनता का मूड होता है इस बार। जनता ने जो अब की बार सड़क पे निकल के, आप देखिए, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, 4-4 किलोमीटर लगातार एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक नेता के लिए 5 लाख लोग सड़कों पे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सड़कों पे निकले वोट किसी और को दें, जिस नेता के लिए निकले हुए हैं। और एक बात बताते हैं, ये लोग हमेशा ये जो बात नहीं, अब शुरू में आपने एक बात कही थी हमारे दिलीप जी ने, कि जो भाषा का परिवर्तन होगा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अखिलेश यादव 2012 मुख्यमंत्री बने, 11 में उन्होंने कहा था डीपी यादव का नाम रखा, उनके नेताओं ने कर दिया। उसके बाद सरकार में अफजाल ने कोशिश की, मुख्तार ने उन्हें मना कर दिया। इस चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया।
जो बड़े माफिया थे, मतलब एक राजभर खड़े कर रहे हैं, उनसे मना कर दिया। तो पूरे प्रदेश में राजा भैया से मना कर दिया। उस आदमी ने एक साख बनाई है पूरे समाजवादी पार्टी के। आज जो साख है, इसीलिए चाहे हिंदू मुसलमान या किसी बरादरी का आदमी हो, आज उनके लिए क्या रहा, तो मैं कह देता हूं। लेकिन बीबीसी कह रही है, बीबीसी ने 50 सीटें बताई हैं, वो 46 बताई हैं। ये सीट तो 59 में, अपनी 49। हमारे देखिए, राजनीति का वक्त होता है। इंदिरा जी का वक्त था, बाद में राजीव जी का वक्त आया, फिर मोदी ने छल प्रपंच करके अपना वक्त ले लिया। पूरा छल प्रपंच, ऐसा छल प्रपंची प्रधानमंत्री देश में न आया था, न कभी आएगा। वरना अगर ऐसा होता तो बंगाल में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनी, कांग्रेस की बनी, वो उखड़ दी। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, और इसका महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो सब तरह से इनकी सरकारें हटती जा रही हैं। और 22 का चुनाव ये 14 की रास्ता को तय करेगा। विदेश नीति फेल हो गई इनकी। और एक बात वो आखिरी दफा और कहना चाहता हूँ जी, आप टोकना मत, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। इसी 5 साल में गुजरात के ही उद्योगपति हमारा देश का वो पैसा लेके भागे जो गरीबों की हिस्सेदारी थी इसमें। 13,000, 15,000, 12,000, अभी कोई ऋषि अग्रवाल करके हैं, वो सब जानते हैं, बहुत करीबी मोदी जी के हैं। वो अभी भागे हैं लेके 23,000 करोड़ रुपए, कोई कहता 29,000 करोड़ रुपए। इस गरीब देश में जहां पर आप गल्ला बांटते हैं, जहां पर आप लोगों को 2-2 किलो गल्ला बांटते हैं, उसी देश के अंदर पूरी तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, सारा देश का चौपट करके चले जा रहे हैं। आखिर इस देश का क्या होगा? तब जनता ने ठान लिया है यूपी के जरिए से दिल्ली की सत्ता मिलेगी। आप देख लेना। और मोदी परेशान क्यों है? अच्छा आप बताइए, अखिलेश जी को आतंकवादी कहना, कभी उनको कहना जिन्नावादी कहना, कभी कैसी बातें कहना, आतंकियों का साथ देने वाला कहना। मैं आपसे कहता हूं जी, अशोक यादव जी, आतंकवादी अखिलेश को किसने कहा? उन्होंने कहा है कि अखिलेश या समाजवादी पार्टी आतंकियों के साथ है। बहरहाल आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब आलोक वर्मा बेहतर देंगे। लेकिन जो आपने कहा कि हमने बड़े अपराधियों को नहीं दिया है, तो 59 लोग हैं, 58-59 लोग हैं आपके यहाँ जिन पर गंभीर मुकदमे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सपा ने इनको टिकट दिया है, नहीं, इसी फेज में बहुत सारे ऐसे नाम है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा ने दिया है, बीजेपी ने भी दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, बसपा ने भी दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पार्टी सिर्फ इसके लिए दोषी है। इसमें तो मैं बिल्कुल भी किसी को बराबर नहीं, किसी को यहां पर छोड़ने की बात ही नहीं है। बराबर सबका एक ही एजेंडा है। बहरहाल डॉक्टर चारू, बीजेपी और सपा तो लड़ रही है, कांग्रेस क्या कर रही है? इस पूरे बेल्ट में 17 में आपका जो भी रिजल्ट आया वो लगभग 0 था, लगभग 0 के आसपास था। अब इस बार क्या आपको लगता है कि हाँ, कम से कम उसमें इतनी तो बढ़ोतरी होगी कि लगेगा कि चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने? नहीं, मैंने इससे पहली बार भी जब चुनाव की चर्चा हो रही थी तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि हम एक छत्र होकर यूपी में जीते या ना जीते, सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन हमारी भागीदारी और हमारी मौजूदगी का एहसास इस बार जरूर होगा। और जब परिणाम घोषित होंगे तो ये बात सच भी साबित होगी। और जहां तक जो इस समय की पार्टी है, जो इस समय शासन में है और जो शासन के लिए संघर्ष कर रही हैं, उसमें कांग्रेस भी अपनी एक भागीदारी को जो है वो साबित करेगी। मेरा ये मानना है कि जितनी भी पार्टीज हैं जिन्हें तथाकथित उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय माना जाता है या उनका वोट बैंक ज्यादा माना जाता है, लेकिन मैं आज भी कहना चाहूंगी कि जब हम लोग कॉलेज लाइफ में ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय मैंने देखा कि बहुत फैक्ट्रीज बनना और उद्योग धंधों का विकास होना और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज वगैरह हैं उन्होंने अच्छी बड़े शहरों में जो है वो फैक्ट्रीज लगाकर लोगों को रोजगार दिया। चाहे वो न्योली से लेकर आप इधर बरेली तक आ जाइए, शुगर फैक्ट्री है, इधर बहुत सारी उद्योग जो हैं वो स्थापित किए गए थे, जिन्हें धीरे धीरे करके सपा बसपा के राज में और अब बीजेपी के राज में वो खत्म होते चले जा रहे हैं और उनको एक बीमार इकाई के रूप में घोषित करते गए। तो कांग्रेस के समय में वो समय था जब ये उत्तर प्रदेश जो था औद्योगिक एक राज्य के रूप में जाना जाता था और लोगों को क्रेज होता था। पूरब के लोग इधर आके बसते थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम, और जैसे अब बिहार वगैरह की साइड के लोग पंजाब जाते हैं, ऐसे इस तरफ के लोग, उधर के लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में आते थे काम धंधों के लिए। यहाँ का अपना एक उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लघु कुटीर उद्योग हैं जो बिल्कुल मरताऊ स्थिति में है।
अब उनके आगे की जनरेशन उन कामों को करना नहीं चाहती। मेरा ये सब बातें बताने के पीछे मकसद केवल इतना सा है कि विकास की बात कही जा रही थी। वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास किया है, बहुत ज्यादा देश में उन्नति हुई है, उत्तर प्रदेश में एक खुशहाली आई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये खुशहाली कहाँ है जो आम जनता को दिखाई नहीं दे रही, वो खुशहाली क्या है जो विकास के नाम पे कही जा रही है, लेकिन गरीब आदमी अभी भी गरीबी में पिस रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण किया जा रहा है जो कि सही नहीं है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि डॉक्टर चारू, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और जो बात आपने बताई वो 32 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस को कभी मौका नहीं मिला। आपने इतना काम किया था तो हम ये फिर तो मान कम से रहे कम हैं, 5 साल 10 साल के बाद तो मौका मिलता। नहीं भाई साहब, हम ये बात मान रहे हैं कि इस समय हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का मिजाज है। हम ये नहीं कहते कि जनता अब इससे पहले की सरकार ने काम नहीं किया होगा या उससे पहले वाली ने नहीं किया होगा, या आप कह दें कि उससे पहले वाले ने कुछ करा ही नहीं है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारा इतना सा कहना है कि अगर कोई भी सरकार अगर दावेदारी कर रही है, कांग्रेस की सरकार की दावेदारी कम है, लेकिन हम किसी पे दोषारोपण तो नहीं कर रहे। देखिए, बहुत अच्छी बात, ये इसका मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करता हूं कि डॉक्टर चारू जैसी महिला, उन्होंने बहुत साफगोई से बात कही कि हम नहीं है सत्ता में, हम मानते हैं हमने जब थे सत्ता में तो कुछ काम किए थे, बाकी सरकारों ने भी कुछ काम किए, लेकिन जिसकी जरूरत थी इस प्रदेश को वो काम शायद नहीं हो पाए। आज के दौर में इसके पहले इस पर ही जनता को फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी प्रवक्ता के लिए। बताइए वर्मा साहब, जवाब दीजिए अशोक यादव साहब जो कह रहे हैं, और जो बात यहां पर डॉक्टर चारू ने भी कहा कि भूमिका कांग्रेस की भी होगी, ऐसा नहीं है कि चुनाव में नहीं है। और समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता आप सुन रहे थे अशोक यादव जी को, वो क्या क्या गिना रहे हैं। आप लोग रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, धरातल पर कहां है? कौन पहला जवाब तो चारू जी को दे दूं मैं कि जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संभालने आई थी तो बाकायदा दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लड़की हूं बदल सकती हूं, लड़की हूं चेंज कर सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और उसमें जो 4 लड़कियां पोस्टर में थी उनमें से 3 लड़की जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। तो आप कितने गंभीर तरीके से वोट काटने के अभियान में जुटी हैं। आपको तो अरे अब सुन लीजिए, अरे चारू जी सुन तो लीजिए, अरे आपके हिसाब से वो बेकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन जनता तो आपको गौर से देख रही है ना। अरे आपने जो पोस्टर जारी किया 3 महिलाओं को लेकर 4 महिलाओं को लेकर के आई, उनमें से 3 महिलाएं पोस्टर से निकल के भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। उनको लगा कि अब कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, और कांग्रेस नहीं भाई साहब, ये बरगलाने की नीति, पहली चीज तो ये है ये बीजेपी की है, और किसी पार्टी की ऐसी नीतियां नहीं है कि वहां पर घुस जाओ और थोड़ा ताड़ी करो बस। चारू जी, अगर आप बीच बीच में बोलती रहेंगी, नहीं रचनात्मक या तो आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, और जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप अपनी पूरी बात रख चुकी, तब मुझे मौका दीजिए। आप जो जैसी बात कर रहे हैं बीच में नहीं। चारू जी, ठीक है डॉक्टर चारू जी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। डॉक्टर चारू, आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है कि जब चाहे आप बोल दें। मुझे लगता है कि नेशनल टीवी का चैनल का एक मंच है, आप अपनी बात रखिए और फिर मेरी बात भी सुनिए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। आपकी 4 लड़कियां, 4 जिनको आपने पोस्टर बनाया था उसमें 3 हमारी हो गई। 32 साल से उत्तर प्रदेश की सियासत में आप नहीं है, इसमें झूठ हो तो बताइए। कांग्रेस के जो चेहरा है राहुल गांधी जी, आज अमेठी से जो आपका गढ़ रहा है वहां उतरने की हिमाकत नहीं कर पाते, जुर्रत नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहिए। मुझे लगता है 2022 का जब नतीजा निकल के आएगा तो प्रियंका गांधी जी भी दोबारा उत्तर प्रदेश नहीं आएंगी। आप रहने दीजिए। मुझे लगता है जिस तरीके का सोच रहे हैं कि हमने 3 औरतें तोड़ ली, पोस्टर वाली, तो चारू जी को भी तोड़ लेंगे। अब आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। आप जो बात कर रहे हैं आपकी बात हो गई, कोई अर्थ नहीं है। आप मुद्दे की बात करिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी पार्टी क्या करेगी, ये सबको पता है। अरे कब आएंगे आप तो हम ही को लेके बैठ गए। आप जनता की बात करिए और उत्तर प्रदेश में क्या। ठीक है आलोक भाई जल्दी से ये बताइए। अब या तो चारू जी को म्यूट कर दीजिए। नहीं किसी को मैं म्यूट नहीं करता हूं, आप सब भी बोलेंगे। नहीं उनको और देखिए ड्राइंग रूम में
बैठी आलोक हैं। जी, आलोक जब जी। चाहेंगी टोकेंगी, जब चाहेंगे बोलेंगी। आलोक जी। मुझे लगता है एक तरीका होता है आलोक बहस जी, का। डॉक्टर जी, चारू अपनी बात डॉक्टर रखिए, चारू मेरी जब बात बोल सुनिए। रही थी ना, सकती हूँ। आलोक भाई जब डॉक्टर चारू बोल रही थी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब आप सभी लोग शांत हो जाइए। समाजवादी अब आप सभी लोग शांत हो जाइए, अब आप सभी लोग शांत हो जाइए। सुन लीजिए साहब, आपकी अरे बात ही आलोक बता जी, रहे हैं, आप बहुत आलोक जी बात परेशान तो ना सुन हो, लीजिए। बेकरार ना हो। आलोक वर्मा, आलोक हकीकत ही वर्मा, बताऊंगा, आलोक अपनी वर्मा, बात तो खुले मन से आलोक वर्मा, बताते हैं, मैंने आपसे आलोक कहा। वर्मा। अरे आलोक वर्मा जी सुन तो लीजिए, जब आप डॉक्टर चारू बीच में बोल रही थी ना, तो अशोक जी भी बीच में भड़का रहे थे उनको, कह रहे हैं कि उनको छोड़िए, मेरे से बात करिए। यानी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी करवाना चाहते हैं वो। अशोक जी आप अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर लीजिए अभी। देखिए, अब आलोक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं दिलीप जी के पास समाजवादी जाऊंगा। पार्टी के साथियों को अच्छी तरीके से पता है कि उनका हाल क्या होने वाला है। 2017 में समाजवादी पार्टी चारू जी के साथ आई, इकट्ठा हुई, चुनाव लड़ा। नतीजा क्या निकला? कुल मिला के दोनों पार्टियों को 54 सीटें। उस समय भी जात जमात की सियासत कर रहे थे और कह रहे थे बहुत परिवर्तन आएगा। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि काम बोलता है, कि नारा भी समाजवादी पार्टी के साथियों ने दिया था, कांग्रेस के साथियों ने दिया था। 54 सीटें कुल मिला के आई। दोनों का दिल टूट गया, दोनों पार्टियों का, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। 2019 का चुनाव हुआ, फिर जाति जमात की सियासत हुई, सपा बसपा साथ में आए, कुल मिला के 15 सीटें मिली। यही इसी तरीके की सियासत उस समय भी हो रही थी। मुझे लगता है 2022 का नतीजा आ जाने दीजिए, हकीकत पता चल जाएगी, क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। घबराहट असल में इसीलिए है क्योंकि 2017 के पहले के जो 5 साल के काम थे उसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहले ही किनारे कर दिया। अभी हमारे साथी कह रहे थे किसी को टिकट नहीं मिला। अरे मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे यार, आपको भी अच्छी तरीके से पता होगा कि कुछ ही समय पहले मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने पार्टी में शामिल किया और उसके बाद गठबंधन हो गया। राजभर के दोनों बेटों को लेकर के वो जेल में मिलने पहुंचे। अरे साहब, क्या करने के लिए गए थे आप मुख्तार अंसारी के पास? क्या करने गए? जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जेल के अंदर है, पंजाब से लाने में कितनी मुश्किलें हुई आप जानते हैं। ठीक है, माफिया से आपको क्या अच्छा, चाहिए? आलोक जी जब आप जिक्र करते हैं मुख्तार का, तो वो जिक्र करते हैं ब्रजेश का, बात बराबर हो जाती है ना, बात बराबर हो जाती है। जब वो आप मुख्तार का जिक्र करते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि ब्रजेश का क्या, वो फिर कहते हैं धनंजय क्यों आगे, धनंजय क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं सर, सब पर सवाल है इस मामले में। तो मैं किसी एक को नहीं कह सकता कि कोई एक बहुत साफ गोई से निकल सकता है, किसका दामन बहुत साफ है। बहरहाल दिलीप यशवर्धन साहब, जो सवाल आपने पहले ही उठाया था, देखिए लौट के हम वहीं आ गए और आलोक वर्मा ने आपकी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो रिपोर्ट कार्ड चुनाव से पहले ही दे चुके हैं, अब हम जो कह रहे हैं, जो जवाब मिल रहा, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे मन से हमारे नेता अपनी बात रख रहे हैं। जनता आखिर इसको कैसे समझेगी और यहां की जो रणनीति है, इस पूरे बेल्ट की जो रणनीति है, वो आपके जरिए मैं समझना चाहूंगा कि चुनौती अगर 17 में बीजेपी सबके लिए बन गई थी, तो इस बार क्यों आखिर सपा कह रही है कि नहीं, हम चुनौती बनेंगे, बीजेपी के लिए बनेंगे और बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। अतुल जी, पहले तो आलोक जी की बात का जवाब या कुछ सवाल आलोक जी से। आलोक जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये महाराष्ट्र के बाद पहले नंबर पर है। एक जवाब आलोक जी दीजिएगा कि जितना ईज ऑफ डूइंग आपने किया है इस प्रदेश में, उस ईज ऑफ डूइंग ने इस गवर्नमेंट एक्सचेकर में कितने % का टैक्स का इजाफा किया है? वो परसेंटेज है, वो अमाउंट 5 साल में बता दीजिएगा। नहीं बता पाएंगे। आप मत बोलिए, आपने भी कुछ ऐसा नहीं किया था, आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। फ्री आपने भी बांटा था, फ्री आप भी बांट रहे हैं और फ्री बांटने की बात कांग्रेस भी कर रही है। साहब, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है ना, उसके खून पसीने की कमाई को आप लोग वोट खरीदने के लिए बांटते हैं और उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप इस देश की जनता को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते हैं, भिखारी बनाना चाहते हैं कि भिखारी रहे, हमसे राशन ले, हमसे पैसा ले, लैपटॉप ले, स्कूटी ले, फोन ले और हमको वोट देता रहे। ये गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है, ये डेवलपमेंट की पॉलिसी नहीं चली। जातिगत समीकरण ले लो और दे दो बस। जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो टैक्स पेयर है, आज भी 135 करोड़ की जनता में मात्र 5 करोड़ टैक्स पेयर हैं और जिसमें से मात्र 0.25% या 1% आदमी ऐसा है जो 10 लाख के ऊपर अपनी इनकम को दिखाता है। 135 करोड़ की जनता में 80 करोड़ जनता आज भी राशन ले रही है। 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन दिया जा रहा है। तो आप इसको डेवलपमेंट कहते हैं? आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं? ये कहीं से ईज ऑफ डूइंग नहीं है आलोक जी। ईज ऑफ डूइंग का मतलब होता है कि व्यापारी आपका सबल हो जाए,
किसको किसको कौन सी इंडस्ट्रीज लग गई, जरा ये बता दीजिएगा। किस सेक्टर ने बूम किया है, जरा ये भी बता दीजिएगा। अब रही बात जो चारू जी कह रही थी, हालांकि उन्होंने खुद ही कबूल लिया कि वो 32 साल से इस प्रदेश में नहीं है, लेकिन जब वो थी तो उत्तर प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट किया था। जो आपकी पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना चारू जी, जहां से इस देश को कई बार प्रधानमंत्री मिला था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल जाकर के देख लीजिए। वो लगता नहीं कि पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज जो पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, और जो आपके पास दशकों तक पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी रही, अगर उसका आप तुलना कर लेंगी तो जमीन आसमान नहीं, पाताल और आसमान का फर्क नजर आएगा। आलोक जी जो कह रहे थे कि हम लोगों को बता रहे हैं, हम एक आईना दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है आलोक जी इस देश की जनता समझती नहीं है? अगर मेरे साथ बुरा हुआ है और आपने मेरे साथ अच्छा किया तो ये कंपैरिजन मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप जनता को समझते हैं कि जनता को बुद्धि नहीं है। जनता दूसरे को वोट दे दे तो वो गलत हो गई, आपको वोट दे दे तो वो समझदार। ये अतुल जी, इस देश का राजनीतिक इतिहास उठा करके देख लीजिए। राजनीति की एक साइकिल चलती है और कुछ समय बाद किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की हवा चलती है। यही दौर था सन 1975 में, जब इंदिरा गांधी इतनी मजबूत थी कि हर विपक्षी पार्टी इस देश से इंदिरा गांधी को हटाना चाहता था। इंदिरा वर्सेस अदर होता था। आज वही स्थिति पलट गई है, आज मोदी वर्सेस अदर हो गया है। और इस समय मोदी जी की, योगी जी की 2014 से जो हवा चली है, वो हवा अभी तक चल रही है। और उस हवा को जो हिंदुत्व का कार्ड है वो बढ़ावा दे रहा है। धर्म का कार्ड, राजनीति का कार्ड, वो उसको बढ़ावा देता चला जा रहा है। आप धर्म की बात करिए, राजनीति की बात करिए, इस देश में सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात करिए, सब अच्छी बात है, मैं किसी चीज को बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन जो इस देश की बेसिक जरूरतें हैं, और देश का मतलब हर तबके का, बिल्कुल, आप लोअर क्लास को दे देकर उसको भिखमंगा बनाए जा रहे हैं। अभी अखिलेश जी ने कहा था कि हम आएंगे तो हम अनाज के साथ साथ घी और तेल भी फ्री दे देंगे। अरे तो भैया, जनता से कह दीजिए तुम खाली शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर में बैठे रहो, बाकी काम सरकार कर देगी। नहीं, लेकिन दिलीप जी देखिए, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अगर ये प्रयोग नेता कर रहा है और जनता उसे स्वीकार कर रही है, आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा, तो इसके लिए नेता को हम कैसे दोषी मान लें? उनको तो जीतना है एनी हाउ, वो फ्री करेंगे, टैक्स पेयर जो हैं उन पर बर्डन आएगा, लेकिन उनका काम तो बन जाएगा ना। मुझे लगता है कि जनता का भी इसमें उतना ही दोष होता है कि फ्री की तरफ वो लपक कर जाते हैं तो नेता कहता है। और मैंने देखा तमिलनाडु का, उस दिन भी मैंने उदाहरण दिया था, एक नेता ने तो बकायदा इतना फ्री की बात कर दी थी, उसने फ्री नहीं बोला था, उसने कहा कि शादी होगी तो इतने तोला हर परिवार को सोना मिलेगा, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, और तो और हर घर में एक छोटा हेलीकॉप्टर होगा, और चांद पर जमीन भी वो देने का वादा करे बैठे हैं। तो ऐसी चीजें हमारे वहां पर मिसाल के तौर पर बहुत सारी हैं। अशोक जी, मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि हां बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन उतना ही कॉन्फिडेंस आलोक वर्मा के पास भी है। और जो पिछली बार आप लोग 31 सीटें थी जहां पर सेकंड नंबर पर थे, बीजेपी 15 सीटों पर लगभग सेकंड नंबर पर, लेकिन 49 सीटें वो अपने पास लेकर गई थी। यहां जो स्थिति अभी बनी, आपको लगता है कि वो पूरा पहिया बदल देंगे? जो 49 उनका था वहां आप खड़े हो गए, और कैसे खड़े होंगे? क्योंकि तब तो आपने काम किया था, आपने नारा दिया था कि काम बोलेगा, काम बोलता है, नहीं बोल पाया। दलीप जी बहुत मुझे अच्छे बच्चे लगे। हेलो, हाँ बोलिए अशोक जी। देखिए, दलीप जी ने अच्छी बात कही, मुझे अच्छी बात हमेशा अच्छी लगती है। बेसिकली मैं एक शायर हूँ और काफी बड़ी किताबें हमारी, बहुत गाने हैं, सब कुछ है, लेकिन जब यहाँ बोलता हूँ तो अतुल जी निश्चित मानिए पूरा देश देखता है तो अच्छी बात कहता हूँ, कभी गलत नहीं कहता हूँ। हमारे जो मित्र साथ में आते हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, किसी नेता के लिए गलत सवाल कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। एक मेरी गजल का शेर है, कभी कई जगह छपा है दुनिया में, कि लम्हा लम्हा यहाँ मचलता है, कोई गिरता कोई संभलता है, और होश उड़ जाते हैं जमाने के, वक्त जब करवटें बदलता है। वक्त में करवट बदली है। और जो अभी आपने कहा, देखिए दलीप जी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने ये कहा कि अगर देखिए हमारी सरकार जब थी और 2 साल मेरे साथ रहे थे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह की सरकार भले वो कांग्रेसी है, हम उसमें नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह का 10 का कार्यकाल इस देश का स्वर्णिम कार्यकाल है। उसी टाइम 2 साल काम करने का मुझे मौका मिला था, उसमें कई चीजों की शुरुआत हुई थी, वो सारी शुरुआत पूरी की गई थी। लेकिन भाजपा आने के बाद लोगों को लगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, आप बताइए, मोदी जी के साथ योगी के साथ मोदी जी है,
कितनी बड़ी ताकत है, कितने बड़ा बजट है, 6 लाख करोड़ का बजट है। मैं दलित जी पहले एक बात कह चुका हूं कि 30 लाख करोड़ रुपए खर्च इस प्रदेश से हुए हैं बजट का। अब कृपया एक काम करिएगा, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड में 30 लाख करोड़ लिखिएगा, एक तरफ अपने काम लिखिएगा। भाई साहब, मैं समझता हूं कि ये जब विदेश जाते हैं मोदी जी तो कहते हैं वहां से मैं फैक्ट्री ला रहा हूं, वहां से उद्योगपति ला रहा हूं। अगर हमारे प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने अगर 15-20 बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी होती तो 30-40 नौजवानों को काम मिल जाता। अगर ये काम मिल जाता तो ये गल्ला बांटा जा रहा है ना। अच्छा ये बताइए, अगर अच्छा आपने तो गल्ला नहीं बांटा, मैं भी इसका विरोधी हूं, लेकिन अभी मेरे सामने जो आदमी भूखा है, गरीब है, कुपोषित है, उसे तो मुझे देना पड़ेगा। हम आएंगे तब तो फैक्ट्री बनाएंगे। अरे अशोक जी, आप 5 साल में कितनी फैक्ट्री बनाकर गए थे? हम आएंगे तो बनाएंगे, ये तो सब कहते हैं। आपने 5 साल में कितनी फैक्ट्री बनाई थी ये बताइए। मैंने इसीलिए पूछा ना। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया। डॉक्टर चारू की पार्टी 32 साल से कुछ नहीं कर पा रही है प्रदेश में, मैंने मान लिया। आपने 5 साल में कितनी फैक्ट्री बनाई, एक का नाम बताइए। वो अखिलेश यादव नहीं है अतुल जी, ये दूसरे अखिलेश यादव है। तब उन पर बड़ी बदशे थी, तब बहुत सी बातें थी उनके साथ, लेकिन आज नहीं, अखिलेश यादव अकेला नेता है जिसकी अपना सोच है, जिसका कार्य करने का तरीका है, जिनका विजन है। अशोक यादव जी, इससे जनता को क्या लेना देना कि अखिलेश यादव अकेले ऐसे नेता हैं जिनके पास सोच है, जिनके पास विजन है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मंगल ग्रह की राजनीति। उनके पास भी सोच है, उनका विजन है। उनका विजन ही था कि आपके अपने यादव लैंड से 49 सीटें खींच कर ले गए। सुनिए, कानपुर में इतने 2 गंदे बंद हो गए, अगर 2 तो शुरू कर दिए होते तो माती में उस दिन मुख्यमंत्री की मीटिंग में 70,000 कुर्सी खाली पड़ी रही। ऐसा कभी हो सकता है कि मुख्यमंत्री आए, 70,000 कुर्सी अखबार में आया है, वायरल हुआ है। मैंने अशोक जी, उनके यहाँ कुर्सियां खाली हैं, उससे आपको लाभ कितना मिल रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। उनकी कुर्सी का आप गिनती कर रहे हैं, 70,000 कुर्सी आप गिन के बैठ गए। अच्छा, वीडियो में आप गिन रहे थे क्या? अशोक जी, आप वीडियो में बैठकर कुर्सी गिन रहे थे कि कितनी कुर्सियां लगी हैं वहां पे जो खाली हैं? अरे उसमें अखबार में आया था। अच्छा, अखबार में आया था, पढ़ा था आपने, ठीक है। उससे आपको उससे मजबूती कैसे मिलेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर चारू, आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लड़ ही नहीं रहे। हो सकता है कि बदलाव कर पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे, लेकिन एक संगठन भी होता है। संगठन आपको लगता है कि हां इतना मजबूत है? इस बेल्ट की बात करूं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का कहीं भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। ये आमतौर पर जनता से संवाद करते हुए हम लोगों को भी महसूस होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है। एक मैसेज जाना जनता के बीच में और जनता के बीच में चर्चा होते रहना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर चर्चा नहीं होती तो आप आज मुझे इस मंच पर नहीं बिल्कुल बुलाता, कैसे नहीं बुलाता? हर वो पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं जो उनके प्रवक्ता नेता भेजते हैं। कांग्रेस की अगर आप जैसी बात कह रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ठीक है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थोड़ी पिछड़ गई है। थोड़ी क्या, मैं कहती हूँ काफी पिछड़ गई है, जिसको फिर से अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा। अब प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये सब बातें शुरू हुई और उन्होंने एक नारा दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपनी तरह से उन्होंने रणनीति बनाई कि भाई अब हम उत्तर प्रदेश में इस तरह से जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। और आप देखिएगा जो रणनीति बनी है, जिस हिसाब से महिलाओं को आगे किया गया है, जिस हिसाब से लोगों को देखकर वोट दिया गया। देखिए, सारी हमारी परेशानी ये है कि हमारा जो मूल वोट बैंक था वो जातिगत सेक्टर्स में डिवाइड हो गया और उसी से नई नई पार्टीज खड़ी हो गई। तो हमें अपने वोट बैंक को लौटाना है, और किस तरह लौटाएंगे इस पे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम अपना जो भी नारा दें या जो भी हम अपने काम करें तो हमारा जो गया हुआ जो वोट बैंक है वो लौट कर आए। इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, जरूर पिछले चुनावों की तुलना में इस बार आपको काफी कुछ चौंकाने वाले समीकरण और चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपको कांग्रेस के संबंध में दिखाई देंगे। ऐसा तो नहीं कि खुद कांग्रेस ही चौंक जाएगी? अब ये तो भाई वक्त बताएगा। अभी तो सभी चौंके हुए हैं और कोई सभी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल, कम से कम कोई तो है जो ईमानदारी से स्वीकार कर रहा है कि हमारे लोग हमसे दूर हो गए थे, उनको हमें जोड़ना है, जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। कब जुड़ पाएंगे ये भविष्य ही बताएगा। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इतनी साफगोई और इतनी ईमानदारी से कोई प्रवक्ता अगर बोलता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आलोक वर्मा साहब, आपके लिए भी चुनौती है।
एक अलग मिजाज था उस वक्त 2017 में, 14 के बाद का चुनाव, मोदी लहर, उसके बाद फिर आप लोग उसमें जब मैदान में गए तो जनता के बीच में एक अलग तरीके का संदेश था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ वैसा ही है? बहुत कॉन्फिडेंस से अखिलेश रैली भी कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुनाई दे रही हैं, और या इस पूरे बेल्ट को अगर हम देखें तो उनके पास एक कॉम्बिनेशन भी है, ठीक कॉम्बिनेशन वैसा आपके पास भी है। आपने पिछली बार ओबीसी एससी सबको तोड़ा था, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मुसलमानों ने भी कुछ हद तक आपको वोट दिया था, लेकिन इस बार वहां पर उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इंटैक्ट बताया जा रहा है। मैं तो मित्र आपसे सवाल करूंगा कि कॉन्फिडेंस अखिलेश जी में कब नहीं था? 2017 में भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, नारा दिया था बुलंद तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं, काम बोलता है। कांग्रेस को भी साथ ले आए, तब वो खाट सभा कर रहे थे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, किसी एजेंसी को भी साथ में उन्होंने जोड़ रखा था, तब भी तो बहुत कॉन्फिडेंस था अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी जी के बीच में। उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता वो संभालेंगे, दिल्ली के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। तो क्या हुआ? कुल मिला के 54 सीटें आई ना, 403 में से 54 सीटें। 2019 का चुनाव हुआ था, इसी तरीके का कॉन्फिडेंस मीडिया के साथी और जो राजनीतिक समीक्षक बैठते थे हमारे साथ, वो भी कहते थे ये तो ऐतिहासिक गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन है, ऐतिहासिक गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम कहां है? कुल मिला के 15 सीटें, 80 सीटों में 15 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई थी, 5 सीटें, और बसपा को हासिल हुई थी 10 सीटें। आज की बात करिए आलोक। लगता है कॉन्फिडेंस की बात एक बार फिर से मंचों पर कह लेने दीजिए, लेकिन है क्या बताने के लिए, जरा मुझे ये बताइए ना। 5 साल का जो कामकाज उन्होंने किया था 2012 से 2017 के बीच में, वो तो 2017 को बता चुके। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता भी दिया भाई साहब आपका कामकाज कितना शानदार था। आप कह रहे थे काम बोलता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा दाम बोलता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो देख रही है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। 2022 में भी आप क्या कर रहे हैं? किस तरीके से माफियावाद, आतंकवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप कैराना के उस जो नफरत फैलाता था उसको सर के ऊपर बैठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा था, आप उसको जो है कंधे पर बैठा रहे हैं। हकीकत है उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। पहली बात, अरे अशोक भाई आपको सुन रहा था ना, अशोक भाई जब मैं बोलने लगता हूँ आप बीच में बोलने लगते हैं। अगर मैंने कहीं एक पॉइंट अगर कहीं गलत कहा हो, अगर आपने कैराना के उस व्यक्ति को जो नफरत फैलाता था आपने कंधे पे ना बैठाया हो तो मुझे टोक दीजिए। अगर आपने सहारनपुर में जो नफरत फैलाने का काम करता है उसको कंधे पे ना बैठाया हो तो मुझे टोक दीजिए। अगर 2017-2019 की आपकी हकीकत यही ना रही हो तो मुझे टोक दीजिए। मुझे लगता है अशोक भाई डिबेट इस तरीके से तो नहीं होती। अरे आपका मौका आएगा फिर बोलिएगा। अरे अशोक जी, अरे अब आप उद्योग धंधों के बारे में सुन लीजिए। अब आप हमारे साथी जो है कारोबार के बारे में कह रहे थे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचे। अरे सुनिए ना भाई साहब, आप रुकिए। सुनिए अशोक जी सुनिए, तो बीच में अगर काउंटर भी करिए तो छोटा करिए ना। बोलिए आलोक जी जल्दी से, लेकिन समय काउंटर कर लीजिए, जो आपको बोलना बोल लीजिए। मैं अरे मित्र अशोक भाई, मैं तो एक हाथ में अपना हिसाब रखता हूं और दूसरे हाथ में आपकी भी किताब रखता हूं। तो आपकी किताब पहले बता दी, अपना हिसाब भी सुन लीजिए। जो आपने सवाल मुझसे किया, आपने सवाल किया और हमारे 2 साथी बैठे हैं, उन्होंने कहा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर हम कैसे पहुंचे हम वो भी हम बता देते हैं। हमने 5 सालों में, अरे अशोक भाई इस तरीके से बीच बोलिए सर, बोलिए, वो सुन रहा है, जल्दी से। 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर था। आज दूसरे पायदान पर है। वो कैसे है जरा वो सुन लीजिए। वो डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एमएसएमई के सेक्टर में हमने 2.25 लाख करोड़ दिया ताकि एमएसएमई सेक्टर, ताकि छोटे कारोबार को बढ़ावा मिले। 70 लाख इकाइयों की स्थापना पिछले 5 सालों में हुई है। 1.80 लाख, 1.80 करोड़ लोगों को रोजगार हमने छोटे उद्योगों में दिया है। 5 लाख रोजगार हमने दिया है सरकारी सेक्टर में। आपने कितना दिया वो भी जान लीजिए। आपकी भी किताब मैं आपके सामने रखता हूं। समाजवादी पार्टी का जो 5 साल था,
जो 5 साल था उसमें केवल 2 लाख नौकरियां आपने दी थी। आलोक जी, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी, आलोक केवल जी, 91,000 नौकरियां दी हाँ, थी। ठीक है आलोक जी, समाजवादी पार्टी और आलोक जी, बसपा के 10 साल के शासन आलोक काल जी, में आलोक जी, सिर्फ 3 लाख सरकारी नौकरियां मिली। ठीक है आलोक वर्मा, नौकरियां मिली। अशोक यादव कह रहे हैं कि आज उनके पास किताब नहीं है, वो अगली बार आपकी किताब लेकर आएंगे, अभी फिलहाल किताब भूल गए। अशोक यादव फाइनल कमेंट आपका। अशोक जी फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षेप में, समय बिल्कुल नहीं है। देखिए वो आपकी किताब भी रखते हैं, अपना हिसाब भी रखते हैं, और आप तो उनकी किताब नहीं ले पाए। आप कह रहे हैं कि अगली बार लेकर आएंगे, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी ना। अतुल जी 1 मिनट, अभी लोनी का भाजपा उम्मीदवार, हेलो, अभी लोनी का, हेलो, बोलिए अशोक जी जल्दी से। अब अभी लोनी का उम्मीदवार कह रहा था डीएम को मैं इतने जूते मारूंगा और मार के गाजियाबाद तक ले जाऊंगा, क्योंकि भीड़ नहीं आई थी। अभी इटावा के जो भाजपा प्रत्याशी है उसका वीडियो एनडीटी वायरल हुआ है, सबने देखा है। वो कह रही है उसमें कि मुझसे लोग नमस्ते भी स्वीकार नहीं करते हैं, मुझे देख के चेहरा फेर लेते हैं। अगर मेरे देख के चेहरा फेर लेते हो तो मैंने जो गल्ला दिया, 2 किलो गल्ला दिया, नमक दिया है, तेल दिया, वापस कर दीजिए। ये वायरल हो रहा है, लोग नमस्ते नहीं ले रहे हैं, लोग इनकी रैलियों में नहीं आ रहे हैं। अशोक जी वायरल तो वो भी हुआ था जब आजम खान निकलकर डीएम को क्या बोल रहे थे, आज के दौर में नहीं बोल रहे हैं, वो अलग विषय है। वायरल तो वो भी हो रहा जो अभी गोसाईगंज में हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। आप उनका वर्तमान पूछ रहे हैं, अपना वर्तमान भी बताइए ना। आपको लगता है कि हाँ इस 59 सीट से समाजवादी पार्टी, जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि चौथा फेज आते आते सरकार बना लेंगे, आपको लगता है कि इस बेल्ट की भूमिका बड़ी होगी? अरे 45-90, अरे 180-90 सीटें हमारी 4 में हो जाएंगी। हमारी सीटें 135 इस फेज के बाद हो जाएंगी। आप उससे कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, ठीक ये है। मजाक नहीं है। दिलीप यशवर्धन ये दावा क्या कह रहा है अशोक जी का? फाइनल कमेंट आपका दिलीप यशवर्धन। दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी 300 प्लस का कर रही है, अशोक यादव जी भी 300 प्लस का कर रहे हैं, चारू जी इतना नहीं कर रही, लेकिन हाँ दावा कर रही हैं। तो इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीटें 600 के ऊपर निकल गई। तो मुझे लगता है विधानसभा की सीटें ना बढ़ानी पड़ जाए, इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी। दावों में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दावों में दम है, लेकिन हकीकत में क्या होगा ये दोनों लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। ये जो दोनों दावेदार पार्टियां हैं, दोनों अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है दोनों लोग। यही बैठेंगे, छोटे बच्चों वाला हाल है कि छोटे बच्चे को डराइए तो वो अंदर से डरता है और दूर से कहता है मैं मार दूंगा। वही वाला हाल इसमें राजनीतिक पार्टियों का है कि सिर्फ जातिगत समीकरण पर वो खेल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारा मुस्लिम यादव को वोट बैंक, पश्चिम में मुसलमान बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ वोट कर रहा है, या जो सेकंड फेज के चुनाव हुए जिसमें आपका शाहजहांपुर, बरेली, इसमें हमारे मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया तो हमारी 135 सीटें आ गई, या जो और मुसलमान हैं हमारे, वो जो मुलायम जो यादव हैं वो हमें वोट कर रहे हैं इसलिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं। किसान नाराज है वो हमारे फेवर में आ जाएगा। आप हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उतना रिजल्ट नहीं देती है जितना आपके एफर्ट्स देते हैं, और आपके एफर्ट्स में वो पॉजिटिव चीजें नहीं है जो होनी चाहिए, जो जनता को लुभा सकें। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका आकलन जनता खुद ही करेगी। अच्छा ठीक है, ये जनता पर हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन इस फेज में बहुत कुछ तय हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया दिलीप यशवर्धन जी आपका, आलोक वर्मा जी आपका, अशोक यादव जी आपका, और डॉक्टर चारू आपका भी। तो 59 ऐसी सीटें जहां पर कई दिग्गज भी मैदान में होंगे, उस पर चुनाव तो है, लेकिन जनता का मिजाज क्या है ये शायद अभी तक कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाया। दावे सभी कर रहे हैं। नमस्कार।